गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसे टॉपिक को जो कि है तो आपके बुक फूड प्रोडक्शन का ही है ना, है आपके बुक फूड प्रोडक्शन का ही। आप लोगों के पास इस बुक के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने उसको पढ़ाया और आज जो है मैं बचे हुए टर्म्स के बारे में डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आप लोग करें क्या कि बगैर समय को नष्ट करते हुए आप लोग अपने अपने बुक की ओर देखें। मैं भी आपके बुक की ओर ले चलता हूँ आपको, है ना। और आपको वहाँ से मैं करवाता क्या हूँ कि आप लोगों को वहाँ से मैं लेकर चलता हूँ बुक की ओर और मैं आपको आज फिर से आपके बुक के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो आप लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं, नॉर्मली आप लोग अपना अपना नोटबुक लेकर तैयार हो जाएंगे। आप लोग अपने पास अपना ले लें नोटबुक, है ना, और नोटबुक के साथ आप लोग साथ में अपना बुक भी साइंस का खोल के रखें, है ना। सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो है आज फूड प्रोडक्शन का लास्ट सेशन है। ये जो है आपका फूड प्रोडक्शन का लास्ट सेशन है और कल, है ना, कल का जो आपको वीडियो मिलेगा वो होगा बायोलॉजी का एक और लेसन जिसका नाम होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको फ्रेंड एंड फो भी कहा जाता है। तो हम लोग जो है कल से इसके बारे में पढ़ना जारी रखेंगे। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप लोग मुझे बताएं। तो आज जो है मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ फिर से उसी बुक के टॉपिक्स को आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे खुल रहा होगा, है ना। फूड प्रोडक्शन का लेसन मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो आप लोग देख सकते हैं मैं जो पढ़ाया है मैंने आपको, मैं सारी चीज़ों को दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पेज है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि ये जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट पेज में से जितने भी टॉपिक्स थे मैंने उनको आपके साथ डिस्कस किया। सेकंड पेज में भी है, जैसे मैं पहले पेज से ही बता देता हूँ, मैंने आपके साथ एग्रीकल्चर डिस्कस किया, मैंने आपके साथ एनिमल हस्बेंड्री डिस्कस किया, फूड क्रॉप डिस्कस किया, क्रैश क्रॉप डिस्कस किया, प्लांटेशन क्रॉप भी डिस्कस किया, हॉर्टिकल्चर, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, है ना, प्रिपेयरिंग द सॉइल, प्लॉइंग, है ना, लेवलिंग, लेवलर, मैन्यूरिंग, सोइंग सीड्स, है ना। तो ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस किया और जो मैं डिस्कस नहीं किया वो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए मैंने एक डिस्कस क्या नहीं किया, फंगीसाइड। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यू केमिकल विच किल डिजीज काउजेज फंगी आर स्प्रेड ओवर द सीड्स एज एन एडेड प्रिकॉशन। तो फंगीसाइड जो होता है आपका, फंगीसाइड एक प्रकार का केमिकल होता है। फंगीसाइड इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल which is used to kill fungi, which is used to kill disease causes fungi, है ना। इसको क्या किया जाता है कि सीड्स के ऊपर छींट दिया जाता है ताकि कि हमारा सीड्स जो हो उस पर किसी भी प्रकार का डिजीज़ ना हो। इसके बारे में चलिए, इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग एक प्रोसेस है। ब्रॉडकास्टिंग क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके तहत करते क्या हैं कि हम लोग बीज को स्कैटर करते हैं। हम लोग बीज को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, मतलब छींटते हैं। किसकी सहायता से, तो बाई हैंड की सहायता से, मतलब इसको मैनुअली भी कहा जाता है। तो हम लोग इसी को करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। ब्रॉडकास्टिंग किसको कहा जाता है, ब्रॉडकास्टिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच सीड्स आर स्कैटरिंग बाई हैंड। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, है ना। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आज जो बचे हुए टर्म्स हैं सिर्फ हम लोग उसी को डिस्कस करें। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फैलोफील्ड, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है फैलोफील्ड। फैलोफील्ड के बारे में मैं बता दूँ कि एक फील्ड को, है ना, एक फील्ड को एक सीज़न या एक सीज़न, मोर देन वन सीज़न या वन सीज़न, मोर देन, रुकिए, अ सीज़न और मोर देन वन सीज़न, अ सीज़न और मोर देन वन सीज़न, मोर देन वन सीज़न के लिए अगर हम इसको छोड़ देते हैं, है ना, ऐसे ही खुला हुआ, मतलब छोड़ देते हैं इसमें, बगैर अनकल्टिवेटेड इसको छोड़ देते हैं, मतलब इसमें हम किसी भी प्रकार का फसल नहीं बोते हैं, तो उसी खेत को हम लोग क्या कहते हैं इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैलो फील्ड कहते हैं। होता क्या है कि इसमें जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो रीगेन हो जाती है,
रीगेन हो जाती है किसकी, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, रीगेन हो जाती है क्या चीज़, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि अगला फसल जो बोते हैं वो फसल बहुत अच्छा होता है। इसके बाद है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन है कि एक ही फसल में, एक ही खेत में या एक ही मिट्टी में, है ना, अलग अलग फसलों को उगाना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को उगाना अलग अलग सीज़न में, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को उगाना, है ना, अलग अलग सीज़न में, यही क्या कहलाता है ना, तो अलग अलग सीज़न में यही क्या कहलाता है, तो कहलाता है क्रॉप रोटेशन। तो आज हम लोग जो है समझ लीजिए कि एक तरीके से सिर्फ शॉर्ट में क्या कर रहे हैं कि आज लेसन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, क्रॉप रोटेशन के बाद है नाइट्रोजन साइकिल। क्रॉप रोटेशन के बाद है नाइट्रोजन साइकिल। तो हम लोग जाते हैं कि हम लोग जो है पल्सेस को बोते हैं खेतों में किसके लिए, तो हम लोग बोते हैं इसको सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। हम लोग इसको जो है बोते हैं सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। कैसे करता है उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, कि बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं, जैसे में आपका हो गया व्हीट है, पैडी है, ये सब जो फसल है आपको न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप्स है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो करते क्या है कि हम लोग पल्सेस को बोते हैं, और पल्सेस के रूट्स में, ऐसे पल्सेस को लेगुमेंट्स भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा इसको कि पल्सेस को क्या कहा जाता है, लेगुमेंट्स कहा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके रूट्स में, है ना, रूट नोड्यूल्स होते हैं, और इनका रूट्स जो होता है करता क्या है, ये प्लांट जो होते हैं करते क्या हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। क्या में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं कि जिसका इस्तेमाल, जैसे ये कर देते हैं किस में कन्वर्ट, तो कर देते हैं अमोनिया में। और जिसका इस्तेमाल प्लांट क्या बनाने में करता है, तो प्लांट करता है बनाने में प्रोटीन, है ना, प्लांट क्या बनाने में कर लेता है, तो कर लेता है प्रोटीन बनाने में। उसके बाद ये जो है आपका बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि करते क्या हैं कि बैक्टीरिया मिट्टी में फिर से, है ना, आपकी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो बात है, इन शॉर्ट अगर हम कहें, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि लिविंग थिंग जितना भी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके बॉडी में होता क्या है कि नाइट्रोजन लॉक कर जाता है जब ये गुजर जाते हैं तो, है ना। और अगर नाइट्रोजन बॉडी में लॉक कर गया, ये डेड करेंगे, तो ये फिर से जाके कहाँ मिल जाएंगे, मिट्टी में। इसका मतलब मिट्टी में मरने के बाद अगर प्लांट या एनिमल कोई भी डेड हो जाता है, तो मरने के बाद मिट्टी को क्या देके जाता है, नाइट्रोजन देके जाता है, मतलब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स देके जाता है। और हम लोग जानते हैं कि फसल को अच्छा होने के लिए 3 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम क्या है, NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ये 3 जो है आपका एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला होता है। तो इसी को कहा जाता है, एक प्रोसेस होता है, एक चैन होता है ये, है ना, उस चैन को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल, है ना। चलिए, यहाँ है नाइट्रोजन साइकिल, देख लीजिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना, आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा होगा। आप लोग अगर बुक लेके बैठे होंगे तो अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यहाँ जो है नाइट्रोजन जो है एयर में है ना, और यहाँ देखिए कि क्या है कि बहुत सारा छोटा छोटा पेड़ पौधा है ना। अगर ये डेड और डिकेइंग मैटर है तो ये नाइट्रेट बनेगा, जाके बनेगा सॉइल में, और इसी नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, तो कर लेगा प्लांट्स, कर लेगा एब्जॉर्ब। फिर क्या है कि एटमॉस्फेरिक एयर को, नाइट्रोजन को, इसको भी कन्वर्ट किस में करेगा, तो नाइट्रेट्स बनाने में, है ना। नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में उसको नाइट्रोजन बना के देने का काम करेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद मिट्टी में जो नाइट्रोजन बन जाएगा, वो मिट्टी में जो नाइट्रोजन बनेगा, वो जब कोई एनिमल मरेगा डेड या डिकेइंग, और उसका जो एक्सक्रीटा है या फिर एनिमल्स खुद डेड कर जाएगा, तो वो भी जब मिट्टी में मिलेगा तो बन जाएगा क्या, नाइट्रेट। और इसी नाइट्रोजन नाइट्रेट से धीरे धीरे फिर आपका बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करेगा और बना देगा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, जो कि चला जाएगा एयर में, है ना। और एयर में जाने के बाद आपको फिर से क्या मिलेगा, तो फिर से मिलेगा आपको नाइट्रोजन। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जो आज हम टॉपिक डिस्कस आपको करने वाले हैं वो है बायो फर्टिलाइज़र से। बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में डिसॉल्व करने का काम करता है
है ना। और ये जो होता है कि फार्मर्स जो होते हैं आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैकेट्स में भी अवेलेबल होते हैं, तो फार्मर्स इनको वाई करते हैं और मिट्टी में क्या करते हैं कि बीज बोने के समय, है ना, उनको भी मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो आज का ये है बायो फर्टिलाइज़र। हम लोग जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपका करता क्या है कि आपका ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर, है ना, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स, डिजॉल्विंग न्यूट्रिएंट्स, देखिए प्रेजेंट इन द सॉइल कल्टिवेटेड स्पेशली, तो इसमें ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स वाले, ये आजकल पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं, तो इनको मिट्टी में मिला दिया जाता है। अगला है मैन्योर के बारे में लिखा हुआ कि मैन्योर क्या है कि मैन्योर है एक प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर जो कि बनता है डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन किसका? क्रॉप रेसिड्यू का, एनिमल डंग का, स्लज ऑफ ट्रीटमेंट सीवेज, है ना, एंड सो ऑन। स्लज ऑफ ट्रीटमेंट सीवेज कहने का मतलब हुआ कि आज जो हम लोग किचन का जो कचरा निकालते हैं या फिर हमारे जो बाथरूम वगैरह से सीवेज से जो कचरा निकलता है उसका स्लज मतलब सॉलिड जो ए होता है उसका पोर्शन, वो, है ना, उसके इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है कि अगर आप खेतों में मिलाते हैं तो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो इनको कहा क्या जाता है? इनको मैन्योर कहा जाता है। होता है कि मैन्योर कैसे निर्माण किया जाता है? तो मैन्योर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है और वेस्ट मैटर को कवर्ड पिट्स में जब हम रख देते हैं तो उसी को क्या कह दिया जाता है? तो कंपोस्ट कह दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, ये आपके बंद मतलब एक कंटेनर में भी होता है जिसको पिट कहते हैं, गड्ढे कहते हैं, गड्ढे जिस पर कंटेनर जैसा ढक्कन वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ होता है, या फिर खुले हुए जगहों में भी होता है, ओपन में भी होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि खेत में स्पेशली मैन्योर के लिए ही बोए जाते हैं, जैसे में आपका है क्या है तो ब्लैक ग्राम है, क्लस्टर बीन है, काउपी है। इनको किया जाता है कि खेतों में इसको उपजाकर और डायरेक्ट फिर जब भी ज़रूरत होता है तो खेत में इसके साथ में ही इसको जोत दिया जाता है, मतलब प्लाउड कर दिया जाता है इनको इसके साथ में ही, तो इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अगला है केमिकल फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो है आपको याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा हमको क्या देता है? तो देता है NPK पर्याप्त मात्रा में। केमिकल फर्टिलाइज़र हमको क्या देता है? तो हमको देता है NPK पर्याप्त मात्रा में, है ना। और इसका निर्माण किया जाता है फैक्ट्रीज़ में। इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? फैक्ट्री में। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, दूसरा है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और तीसरा है पोटैसिक फर्टिलाइज़र। यहाँ से आप देख सकते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र जो होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होता है उसमें फॉस्फोरस होता है, और पोटैसिक फर्टिलाइज़र में आपका क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका पोटेशियम पाया जाता है। तो ये यहाँ तक की बातें रही, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो जब आप खेतों में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जब आप खेतों में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इस दौरान होता क्या है कि अगर रेन वाटर या फिर आप जो है इरिगेशन ज़्यादा कर देंगे तब, है ना, तो इस दौरान क्या होगा कि पानी बहेगा, पानी जो होगा क्या होगा? बहेगा। और पानी में आप जानते हैं कि फर्टिलाइज़र आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। आप जानते हैं कि फर्टिलाइज़र जो होता है पानी में आसानी से क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। तो जिसके कारण होगा क्या कि यही पानी धीरे धीरे बहते हुए आपके पॉन्ड्स, रिवर्स तक पहुंच जाएंगे, है ना। यही पानी बहते हुए कहाँ तक पहुंच जाएंगे? तो आपका पहुंच जाएंगे पॉन्ड्स और रिवर तक। और करेंगे क्या कि ये भी जाके पॉन्ड्स और रिवर के पानी में मिल जाएंगे। तो ये जो पानी होता है आपका जिसमें बहुत ज़्यादा घोला हुआ होता है क्या? फर्टिलाइज़र। तो ये करता क्या है कि ये जो जलीय जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसी को कहा जाता है क्या? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। पहले है एडवांटेजेस, उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। इसको मैंने आप लोगों को लिखवा भी दिया है एक बार अच्छे तरीके से कॉपी पे, है ना। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ फर्टिलाइज़र का एडवांटेज क्या है। फर्टिलाइज़र जो होता है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन को, है ना, प्रेजेंट करता है, जबकि मैन्योर उसको कर नहीं पाता है। जैसे अगर आप नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र खेत में डालिएगा तो आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र डालिएगा तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा फॉस्फोरस, है ना। अगर आप पोटैसिक फर्टिलाइज़र डालिएगा तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा पोटेशियम। मतलब ये जो होता है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को करता है। जबकि मैन्योर का एडवांटेज ये है कि ये मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाएगा, है ना, सॉइल के स्ट्रक्चर को बढ़ाएगा और वाटर के होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा।
दूसरा जो फर्टिलाइज़र का एडवांटेज है जो वो कि ये आसानी से किया जा सकता है स्टोर, है ना, इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है और यूज़ करने में ये कम्पैक्ट होता है। जबकि आपका मैन्योर जो होता है एक्सपेंसिव तो नहीं होता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। देखिए यहाँ इसका डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको जो है इसको कहीं खेत वगैरह में या फिर बड़े प्लेसेस पे ही तैयार आप कर सकते हैं। इसको जो है लाने ले जाने में प्रॉब्लम होगा। फर्टिलाइज़र का अगला एडवांटेज है कि ये पानी में आसानी से घुल जाता है, जिसके कारण ये प्लांट इसको आसानी से एब्जॉर्ब करता है। जबकि मैन्योर जो होता है पॉल्यूशन तो नहीं फैलाता, लेकिन ये आसानी से सॉल्युबल नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में। तो इस तरीके का है, इसको मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग एक बार पहले जो मैंने आपको लिखवाया है उसको आप लोग देख लेंगे। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप उसको मैसेज करेंगे, मैं आपको पर्सनली भी समझाने का प्रयत्न करूँगा, है ना। और अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आएगा तो एक वीडियो में फिर उसके लिए आपको दूंगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इज़ नोन एज इरिगेशन। हम लोग जो फसल में, है ना, उसको पानी प्रोवाइड जो करते हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो कह देते हैं इरिगेशन कह देते हैं, है ना। इरिगेशन जो होता है उसका सबसे बड़ा मुख्य सोर्स जो है वो है रेन वाटर ही, आज भी रेन वाटर है, और दूसरा आपका है ग्राउंड वाटर। ये दो जो पानी होते हैं, दो प्रकार के जो हैं आपके इरिगेशन के सोर्स होते हैं जो कि मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे भारत में जो होता है मोस्टली जो होता है आपका ये इरिगेशन, ये ट्रेडिशनली आज भी चलते जा रहा है ना। आप लोग यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन में कि ट्रेडिशनली फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन। हमारे यहाँ का जो किसान होते हैं वो मुख्य रूप पे कहाँ निर्भर करते हैं, तो वो करते हैं रेनफॉल पे। लिखा हुआ 10 क्रॉप्स विथ अ लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वे आर ग्रोन इन एरियाज टू मॉडरेट हाई रेनफॉल, है ना। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता है, मतलब जहाँ वैसे फसल को बोया जाता है जिसको पानी खूब चाहिए, है ना, तो क्या जाता है, एरिया वाइज होता है खेती। जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर होता है वहाँ वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट बोया जाता है, और जहाँ वाटर बहुत कम होता है वहाँ लेस वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट बोया जाता है। खैर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो हम लोग क्या किए हैं कि आज हम लोग का इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की किया, तो आज हम लोग डैम बना चुके हैं, कैनल बना चुके हैं, है ना। हम लोग इनंडेशन भी बना चुके हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोगों को बारिश अगर कम भी होता है तो हम लोग डैम, कैनल, इरिगेशन, रिवर्स, इन सभी चीज़ों की मदद से हम लोग अपने फसलों को सिंचाई कर देते हैं। और नहीं तो आजकल इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीन आया है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो होता है जिसको आप लोग समरसेबुल कहते हैं, हम लोग फीटर कहते हैं, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जो मशीन होते हैं इसकी भी सहायता से आज हम लोग इरिगेशन को करते हैं। तो ये है आज का तरीका। पहले के ज़माने में होता था क्या था कि बेल जो होता था ग्राउंड वाटर का सबसे अच्छा सोर्स होता था, मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज इसी ग्राउंड वाटर को हम लोग क्या करते हैं कि समरसेबुल की सहायता से, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीन भी कहते हैं, उसकी सहायता से आज हम लोग बोने का काम कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ से आप लोग देखें इस पेज में कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन करने का कितना मेथड्स होता है। हम लोग इसको आज देख लेते हैं थोड़ा सा कि इरिगेशन का मेथड कितना होता है। तो सबसे पहला होता है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है कि फील्ड में, है ना, हम लोग पंप लगा देते हैं, है ना, और कहीं मोटर से चला के पानी को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, वो फील्ड के चारों हिस्से तक अपने आप पहुंच जाता है। इसको कहा जाता है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में किया जाता है कि पानी को खेतों में बहने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। अगला है फ्यूरो इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन में क्या होता है कि फ्यूरो इरिगेशन में जो क्यारी आप बनाते हैं उसके अंदर लगा दिया जाता है या उसके नज़दीक लगा दिया जाता है पंप, और उसमें पंप में हर एक जगह पे होता है छेद, है ना। जगह पे क्या होता है, छेद होता है, जहाँ की क्या किया जाता है कि फसल जहाँ होता है सिर्फ ये आपका जो होता है फ्यूरोज और रीजेज पर ही पानी देने का काम करता है। मतलब कि आपको कहने का मतलब है इन सभी इरिगेशंस का इस्तेमाल वैसे जगहों पे होता है जहाँ की पानी जो है बहुत ज़्यादा ना आपका बर्बाद होता है और ना ही उस फसल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे में आपका अगर बात करें राइस है, तो इन सभी को फ्यूरो इरिगेशन से नहीं, इन सभी को बेसिन इरिगेशन से करवाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिन इरिगेशन में होता क्या है, तो फील्ड को फ्लूड करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फ्लूडेड मतलब एकदम पानी से लबालब इसको क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो कुछ विशेष प्रकार के ऐसे फसल भी होते हैं जो पानी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिन इरिगेशन कहते हैं।
इसके बाद बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन का, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में होता क्या है कि एक मशीन होता है ना, ऊपर में एक टैप लगा हुआ होता है, ऊपर में क्या लगा हुआ होता है, एक टैप लगा हुआ होता है, और ये टैप जो होता है रिवॉल्विंग टैप होता है। ये जो टैप होता है ये कैसा टैप होता है, रिवॉल्विंग टैप होता है, और ये चलता है मोटर की सहायता से, इलेक्ट्रिकली मोटर की सहायता से। इसमें होता है कि प्लांट जो होता है जिस तरीके से बारिश होता है उसी तरीके से वो जो आपका नल होता है वो प्लांट के ऊपर से आपको पटाने का काम करता है, जिसके कारण होता है क्या है कि प्लांट में पानी ऊपर से आने के कारण उसके स्टेम से लगते हुए डायरेक्टली रूट में ही चला जाता है और वहाँ से रूट ईजिली एब्जॉर्ब्ड कर लेता है, ईजिली एब्जॉर्ब्ड कर लेता है। तो ये काम जो होता है वो करवाया जाता है किसे, स्प्रिंकलर इरिगेशन से करवाया जाता है। इसके बाद है आपका कि आपका जो है कि इसके बाद जो है आपका ड्रिप इरिगेशन की बात मैं कर लेता हूँ। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, तो ड्रिप इरिगेशन वैसे जगहों पे किया जाता है कि जहाँ जो है ना आपका पानी जो है बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है ढंग से, उसके बाद आपको कि फसल को भी अच्छे तरीके से बोना है, तो इसमें क्या किया जाता है कि इमीटर्स का यूज़ किया जाता है। और पाइप्स को क्या किया जाता है कि खेतों में जाल की तरह बिछा दिया जाता है, चाहे खेतों में मिट्टी के ऊपर चाहे मिट्टी के नीचे। और इमीटर्स मतलब छोटे छोटे इसमें भी लगे हुए होते हैं इमीटर्स, और इमीटर्स जो होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब बूंद बूंद, है ना। आप समझ सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप पौधा पर पानी देने का काम करवाया जाता है। तो ऐसे इरिगेशन को हम लोग क्या कहते हैं ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक वीडियो और कल मैं लेके आऊँगा। तो बचा हुआ जितना भी टॉपिक है, अभी बहुत सारा टॉपिक है, एक दिन में अभी कवर नहीं होगा। जितना दूर मैंने पढ़ाया था आज मैंने उसका वीडियो बना दिया है। तो आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, है ना। और अगला टॉपिक के लिए, अगला वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके बचे हुए टर्म्स भी बता दूंगा। तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें।